है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपको पता होगा डेली सुबह 8 बजे ये क्लास होती है घाघर में सागर बुक और डेली चल रही है। इसकी सीरीज हम डेली सॉल्व करते हैं उसको और डेली पढ़ते हैं और हम अच्छे प्रकार से सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास को हम जान लेते हैं। आपको और फ्री पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ के फ्री पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो आप हैं। तो चलिए जान लेते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि अरब एवं तुर्क आक्रमण को जानने वाले हैं हम सबसे पहले। जैसे कि चंचनामा पुस्तक में हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। किस पुस्तक में मिलती है अरबों पर सिंध पर आक्रमण की जानकारी? चंचनामा पुस्तक में मिलती है। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। कुछ स्रोतों के अनुसार 712 ईस्वी है। आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन था। भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म को प्रचार करना था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया था। सिंध में ऊंट की खेती और खजूर पालन का भी प्रचलन किया था इन्होंने। महमूद गजनबी का जन्म 1971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनबी को पढ़ रहे हैं अब हम। महमूद गजनबी के पिता का नाम सुबकतुद्दीन था। महमूद गजनबी 1998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 1998 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी एक मूर्तिभजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। 1001 ईस्वी में कौन हराया था? राजा जयपाल को हराया था। महमूद गजनबी ने 1025-26 ईस्वी के दौरान दौरान सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फर्रुकी जैसे विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनबी की मृत्यु कब हो जाती है? 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। अब मोहम्मद गौरी आ जाता है। इसके बाद कौन आता है? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में सुल्तान मुल्तान पर किया था। पाटन गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। किसकी जीत होती है? इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। मोहम्मद गौरी के साथ आने वाला प्रथम सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकित था। जो सिक्के चलाए थे इसमें लक्ष्मी माता का चित्र था। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में हुई थी। और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे कि गुलाम वंश, ममलूक वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 ईस्वी तक था। 1206 से 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना था। किस वंश के नाम से जाना था? गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। कहाँ की थी? लाहौर में स्थापित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का देने वाला भी कहा जाता है। लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ने ही करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसको प्रारंभ किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। आराम शाह था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, जिसकी हत्या इल्तुतमिश ने करके और गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था दिल्ली का? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने इक्का प्रणाली चलाई थी। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों का एक संगठन तुर्की ने चेलगामा चल भी बनाया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। गुलाम बनाकर उनको दामाद बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बहा बदायूं मृत्यु के समय
बदायूं का सूबेदार गवर्नर था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। इल्तुतमिश ने कहाँ स्थापित कर ली अपनी राजधानी? लाहौर से दिल्ली स्थापित कर ली थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था, यानी बेबुद्धि को हुआ नाम है बुद्धि। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासक बनी थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक बनी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया सुल्तान की शासन अवधि 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। कब तक थी? 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी थी। कौन की तरह? पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी थी। पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी थी। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कर दी थी। कब कर दी? 1240 में डाकुओं ने कर दी थी। 1240 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना था। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासन बना था। दिल्ली का शासक बना था। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना था। बलबन ने जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। बलबन ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया था, जो इल्तुतमिश ने बनवाए थे। बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक प्रथा भी चलाई थी। बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की थी। फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा भी आरंभ की थी बलबन ने दीवान ए अर्ध सैन्य विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए अर्ध सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। बलबन ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय शुद्धिकरण की नीति अपनाई। मुख्य रूप से विस्तार के बजाय शुद्धिकरण की नीति अपनाई थी। बलबन ने दैवीय अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया था। दैवीय अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया था। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अब आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक था? ये 1290 से 1320 ईस्वी तक था। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। कहाँ कर दी थी? इलाहाबाद में करती थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरबख्श था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने का व्यवस्था बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था बनाई थी इसने, और घोड़ों को दागने पर तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मालिक कफूर था। मालिक कफूर को हजार दीनार भी कहा जाता। मालिक कफूर को क्या कहा जाता? हजार दीनार भी कहा जाता था। मालिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने समय चित्तौड़ मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ मेवाड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या उसके बाजीर नासिरुद्दीन खुसबर शाह ने कर दी थी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। नासिरुद्दीन खुसरव शाह की हत्या गाजी मालिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी, और फिर बाद ने कर दिया। एक बार को तुगलक वंश बसा ली मैंने। तुगलक वंश कब से कब था? 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक था। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक नसरुद्दीन खुशाबर शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना कर दी थी। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर नहीं है। क्या कहा था? दिल्ली अभी बहुत दूर नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जौना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। दीवान अमीर कोही नामक
विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया था और इसका नाम दौ दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लेने वाला प्रथम मतलब सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में भारत आया था। और इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक पुस्तक लिखी है। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक पुस्तक भी लिखी है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई और 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना था, जिसने उड़ीसा की पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। ब्राह्मणों पर। फिरोज शाह तुगलक के जैनपुर, फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद जैसे लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी इसने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए थे। 1200 फलों के बाग लगवाए थे इसने हैं। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। मेरठ और टोपरा से लाकर दिल्ली में स्थापित करने वाला फिरोज शाह था अशोक के स्तंभों को। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद शाह के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अब आया था सैयद वंश का समय कब से कब तक था? 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने स्वयं को रैयत ए आला कहा है। यमुना नदी के किनारे मुबारक खां की स्थापना भी खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था इसका अंतिम शासक था। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक यहाँ बिन बिन अहमद सरिंदी का दावा है दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। अब आया था लोधी वंश का समय कब से कब तक था? 1451 से 1526 ईस्वी तक था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। लोधी वंश के प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला शासक सिकंदर लोधी था। पहला शासक कौन था? गुलरुखी उपनाम से कविता लिखने वाला सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना भी बनाया था। गजे सिकंदरी गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हुई थी। गले की बीमारी के कारण। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। युद्ध भूमि में मारे जाने एकमात्र सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए लाहौर पंजाब के गवर्नर दौलत खां तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने बुलाया था। अब आया था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य। फारसी यात्री अर्धगुजा अद्दुरज्जा ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तुलु वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। महानतम शासक कौन था इसका? कृष्णदेव राय। बाबर के समकालीन था कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 विद्वानों को क्या कहा जाता है? कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था जिसने आमुक्केलमाद ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
तालीकोटा रक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। बहमनी साम्राज्य आया था। बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में सरदारों एवं अमीरों ने जफर खां यानी हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बेहमद बेहम शाह की उपाधि देकर शासक बनाया था। अलाउद्दीन हसन बेहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा था। किसे कहा था? हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। महमूद गवा को राजद्रोह के आरोप में फांसी दे गई थी। राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई थी। और आया था सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव मुगल सम्राट बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। कौन के समकालीन थे? बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन किया था। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की थी। गुरु नानक देव का जन्म 1459 उनसठ 1469 में तलमबड़ी ननकाना साहिब में हुआ था। 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लेहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने लंगर पंगत व्यवस्था को स्थायी बना रखा था। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदू मान्यताओं के विपरीत अनेक कार्य प्रारंभ किए थे। हिंदू मान्यताओं के विपरीत किए थे। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भामनी को 500 बीघा जमीन भी दी थी और गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। मुगल बादशाह जहांगीर के गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण करवा दी गई थी। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया था तथा अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया था। सिखों के सातवें गुरु 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 हरराय थे तथा इन्होंने दारा सिखों को सहयोग प्रदान किया था। सिखों के आठवें गुरु गुरु हरिकृष्ण थे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। नौवें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। सिखों के दसवें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद। दसवें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। इन्होंने सिख के लिए पांच ककार अनिवार्य किए थे, यानी केश, कंगा, कृपाड़ और कच्छा और कड़ा। इन्होंने ही पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने आदित्य ग्रंथ को वर्तमान स्थायी रूप दिया तथा और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया। कल से हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, यानी कि 2 पार्टों में आपका ये हो जाएगा मध्यकालीन भारत कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। आपको बता देंगे और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसी लगी आपको। फ्री PDF चाहिए जिसको भी आप वो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े और डाउट वगैरह भी वहाँ पर क्लियर करे जाते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।